नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। और देखिए, एक छोटे से कपड़े हिजाब पर बहस इतनी बड़ी है कि ईरान में सालों तक बवाल हुआ। हजारों लोग मारे गए, महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया, जेलों में ठूंस दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिजाब पहनने से इनकार कर रही थी। लेकिन अब वहां की महिलाओं के आगे ईरानी सरकार को झुकना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बताते हैं। हिजाब को लेकर चॉइस तौर पर, यानी कि ये जो चॉइस होता है उसको अपनाने के लिए कहा गया, यानी कि अगर आपका मन हो तो पहनिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। अब इससे पहले ईरान में ऐसा था नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन को बर्बरतापूर्वक दबाया था और 16 सितंबर 2022 को 22 साल की ईरानी लड़की महसा अमीनी के पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। मामला क्या था? महज हिजाब पहनने को लेकर। मोरालिटी पुलिस ने सिर्फ इस वजह से अमीनी की बर्बरता से पिटाई की क्योंकि उसने हिजाब पहनने से मना कर दिया था और इसको सही नहीं बताया था। अब इसके बाद हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन चला और अब ईरान को हिजाब से आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन इसके बीच की पूरी कहानी क्या है, ये सफ़र क्या है, इसके बारे में भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में आज़ादी तो मिल गई, पर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें हिजाब पहनने दिया जाए। वो हिजाब को अपनी पहचान बताते हैं। भारत में हिजाब पर जंग सिर्फ सिर ढकने को नहीं, बल्कि ये धर्म पर आकर ठहरती है। कई कॉलेजों में भी इसे शुरू कर दिया गया है और आपको याद होगा 4 साल पहले किस तरीके से हिजाब पहनने को लेकर पूरा विवाद हुआ था और ये विवाद केरल से शुरू हुआ था। हिजाब की इस बहस पर अब ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अदालत से लेकर सड़क तक, कैंपस से लेकर संसद तक एक ही सवाल था कि क्या स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड के ऊपर धर्म आ सकता है? क्या हिजाब पर रोक लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है? अगर ऐसा है तो कट्टर देश ईरान में हिजाब आज़ादी अब उसको क्यों दे दी गई? क्या हिजाब से सिर ढकना महज ये एक धार्मिक पहचान है या फिर सिर्फ इसे सियासत करने का एक जरिया बनाया जा रहा है? क्या है ये पूरी कहानी? पहले इस रिपोर्ट से समझिए, फिर आगे की चर्चा इस पर करेंगे। ईरान हिजाब से आजाद, भारत में हिजाब पर फसाद। ईरान में महिलाओं को मिली हिजाब से आजादी, मनाया गया जश्न। भारत में अब भी कई स्कूलों कॉलेजों में हिजाब चाहिए। ईरान में महिलाएं कह रही थी, हमें जबरन हिजाब मत पहनाओ। भारत में कहा जा रहा है, हमें हिजाब पहनने से मत रोको। ईरान में हिजाब का विरोध करने वाले हजारों लोगों के मारे जाने के बाद आखिरकार हिजाब पर बैन लगा है और सड़कों पर इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। ईरान में धार्मिक कट्टरता के कारण हिजाब को कानूनी अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि अब हिजाब नियम हटने से ईरान में महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। सड़कों पर खुलेआम डांस किया जा रहा है और हिजाब भी फूके जा रहे हैं। इस बदलाव की शुरुआत ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री अली शमखानी की बेटी की शादी के एक वीडियो से हुई थी, जिसमें उन्होंने हिजाब का त्याग कर स्लीवलेस गाउन पहना था। ये वीडियो हिजाब से आजादी की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। ये शादी इसी साल अप्रैल में तेहरान के एक लग्जरी एस्पेनास पैलेस होटल में हुई थी, जबकि वीडियो इंटरनेट पर 17 अक्टूबर को वायरल हुआ, जिसके सामने आने के बाद सख्त हिजाब कानून को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। इस वीडियो में शमखानी अपनी बेटी फतेमे को एक होटल में ले जा रहे हैं, जहां वो दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। इस शादी समारोह में शामिल हुई सभी महिलाएं सख्त ड्रेस कोड के बिल्कुल उलट दिखाई दी। इसके बाद से बवाल मचा तो अब ईरान में हिजाब की कानूनी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अब महिलाएं अपनी धार्मिक प्रथा के अनुसार हिजाब तो कर सकती हैं, लेकिन जिन्हें ये नहीं करना उन्हें अब बाध्य नहीं किया जाएगा। लिहाजा देखिए कैसे ईरान की जनता सड़क पर उतरकर हिजाब जलाकर जश्न मना रही है। अब
आपको बता दें कि यही वो खामनेई की सरकार है जिसने महसा अमीनी को थोड़े बाल दिखाने पर मार डाला था। हिजाब ना पहनने पर लड़कियों को वैन में घसीटकर जेल में डालने के लिए 80,000 मिलिट्री पुलिस हायर किए गए। लेकिन अब ईरानी सरकार एक वीडियो से बैकफुट पर आ गई और महिलाओं को हिजाब से आजादी देने पर मजबूर हो गई। ईरान में हिजाब में आग लगाकर मुस्लिम महिलाएं जीत का संदेश दे रही हैं, जबकि भारत में बैठी कुछ महिला खुद ही हिजाब के लिए लड़ती हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को स्कूल कॉलेजों में हिजाब चाहिए। केरल सरकार ने स्कूल में हिजाब को मंजूरी दे दी। तमाम राज्यों में हिजाब पर बैन लगाने पर मुस्लिम समुदाय बवाल करते रहते हैं। कोर्ट में याचिकाएं डलवाई जाती हैं। हिजाब को हक बताया जाता है। सवाल ये कि क्या ईरान में हिजाब के बैन से कुछ लोगों की अकल ठिकाने आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चर्चा आज इसी पर होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। जूही अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट से वो वकील हैं, आपका बहुत स्वागत मैम। महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन आपके साथ होगी। आपसे सवाल मेरा यही कि क्या ये जो घूंघट प्रथा चलती आई है सदियों से, क्या ये सही या फिर गलत? देखिए मोहतरमा, जो मामला है इस मामले को इस तरह समझिए। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरी निज़ाम के तहत हमारा मुल्क चलता है, और ईरान एक मजहबी मुल्क है और वो मजहब के उसूलों के हिसाब से चलता है। ईरान की हिंदुस्तान से तुलना या मुकाबला किसी मामले में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के संविधान अलग अलग हैं, दोनों के काम करने के तौर तरीके अलग अलग हैं, और वहाँ की रिवायतें या परंपराएं या हमारे भारत की रिवायतें परंपराओं में बड़ा फर्क है। तो जो आपका सवाल है उस सवाल की घूंघट प्रथा, तो देखिए घूंघट की प्रथा जो है, इसको ऐसे दूसरे लफ्जों में पर्दा कह लीजिए, या अरबी के लफ्ज में हिजाब कह लीजिए, या उर्दू के लफ्ज में बुर्का कह लीजिए, या हिंदी में घूंघट कह लीजिए, बात सबकी एक है, माना और मफहूम सबका एक है। हमारे यहाँ भारत में बहुत पहले और आज भी गांव देहात में ये आगे चर्चा में आराम से सुनेंगे। फिलहाल एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी मेहमान हैं, उनसे भी मुझे जवाब लेना है। बस मुझे इतना बताइए, हिजाब किसको कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सवाल बस इतना, क्या घूंघट प्रथा जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उसके बारे में आप क्या मानते हैं, सही है या फिर गलत? बस इतना बताइए, फिर आगे चर्चा। तो मैं तो बता रहा जी। अरे मैं तो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ ना। आप तो एकदम बिल्कुल डंडा ठोक के हमसे जवाब लेना चाहती हैं। ये तरीका मौलाना साहब, इतना नहीं समय नहीं होता है कि हम अलग अलग शब्दों में समझे कि घूंघट को क्या कहते हैं, इसीलिए जितना सवाल में आपके पास मेहमान भी बहुत है। जी बिल्कुल। नहीं तो इसमें जब समय नहीं है तो मैं डिबेट छोड़ता हूँ। 2 लोग बैठे हैं, इन लोगों से बात करिए। मौलाना साहब, कितना बार डिबेट छोड़ के जाइएगा? फिर तो आते हैं ना डिबेट में, फिर आते हैं डिबेट में। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपको ही बोलते रहने दिया जाए, फिर बाकी के लोगों, बाकी के जो मेहमान जुड़े हैं उनको छोड़ दूं मैं? अरे मौलाना साहब, ऐसे करने से कैसे काम चलेगा? मैं अपना टाइम भी दोनों लोगों को दे रहा हूँ। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मुझे शौक नहीं है। जैसी आपकी इच्छा मौलाना साहब। अगर आप सवालों हर बार की वही कहानी मौलाना साहब, हर बार की वही कहानी, पूरा आधा घंटा आपको तो नहीं दे सकते ना मौलाना साहब। हर बात में एक ही धमकी, हर बात में एक ही धमकी, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, हमारे साथ अन्य 2 मेहमान बने हुए हैं। जूही अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और आपने देखा कि किस तरीके से ये मौलाना साहब हमेशा चूल्हे पर बैठे रहते हैं, जैसे उनको बोलने नहीं दिया जाता या टोक दिया जाता है तो वो खिसिया कर तुरंत ही डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हिजाब को जिस तरीके से कई सालों से मुद्दा भी बनाया जा रहा है, अब ईरान में इस पर बैन भी लगा दिया गया है। अगर भारत में बैन लगाया जाता है या भारत में बैन की मांग उठ रही है, तो क्या इससे आज़ादी छिन जाएगी, या फिर हिजाब से बाहर निकलकर जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए बार बार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं इस चीज को इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि हिजाब जो है वो अपने आप में एक धर्म से रिलेटेड है और एक
इसको किसी तरीके से अगर हम राइट टू चॉइस में रखें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। एक फ्रीडम मिलनी चाहिए हर औरत को इस चीज को चूज करने के लिए कि वो क्या चाहती है। आप हम्म। मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। जरूरी है एक हर औरत के पास अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी तो वो उस चीज का मोर वेलकम करेगी, मोर स्वागत करेगी, बजाय इसके कि उस चीज को कंपलसरी करा जाए। मेरा ये मानना है फ्रीडम ऑफ चॉइस रहनी चाहिए। आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको वेयर करें, और अगर आप वेयर कर रहे हैं तो उसमें आपकी खुद की चॉइस हो, ये नहीं कि आपके ऊपर कोई बंदिश हो या आप पे मजबूरी करी जाए, या आप किसी लीगल वजह से, या आप किसी किसी धर्म की वजह से पहने। ये आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। अगर आप, और जरूरी नहीं है कि जो औरतें नहीं पहनती वो धर्म को नहीं मानती या वो उस धर्म के खिलाफ बिल्कुल या फिर वो इज्जत नहीं करती। देखिए, हर आज की डेट में हम ये मानते हैं कि अगर हम औरतों के लिए भी सोचते हैं या औरतों के लिए हम कुछ अच्छा करने की बात करें, तो मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें एक फ्रीडम मिलनी चाहिए उस चीज को चूज करने की, कि वो पहने कि नहीं पहने। मैम जूही, यही तो पूरे मुद्दे का, यही तो पूरा बहस है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पर उन महिलाओं को नहीं दी जा रही। अब आप कह लीजिए कि अगर हम फिल्म स्टार्स की काउंटिंग कर लें, इनमें कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो नहीं पहनते, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके खिलाफ कोई फतवा जारी होता है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की महिलाओं की बात करें तो उन पर फतवा जारी कर दिया जाता है, उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज ये बातचीत होगी। हमारे साथ महंत राजू दास जी बने हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेंगे। और महंत जी, जिस तरीके से, तो हम एक बार फिर से महंत राजू दास से जुड़ने का कोशिश करेंगे। और जूही जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी कि राइट टू फ्रीडम जो आप कह रही हैं, और यही चीज ईरान में भी हुई है, लगातार मांग इसी की जा रही थी कि आप लोग हमें फ्रीडम दीजिए, जिनकी इच्छा हो पहने, जिनकी इच्छा ना पहने। अब ये मामला भी देखिए कैसे सामने आया, किसी मंत्री की बेटी ने पहना, तब जाके उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है आपके पास ये राइट टू फ्रीडम है। यानी कि बड़े बड़े जो तबके के लोग हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, भुगत रहा है वो छोटे तबके का लोग। प्रॉब्लम ही यही है, एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ कि ये हर देश की कहानी है, ये सिर्फ एक देश की नहीं है। अगर हम टॉप लीडर्स की बात करते हैं या हम टॉप लेवल पे बैठे लोगों की बात करते हैं, जब उनके घरों में वो चीज फॉलो नहीं होती है और अगर वो चीज सामने आ जाती है तो उनके लिए ये एक मजबूरन एक फैसला देने के लिए मजबूरी बन जाती है, जो हम ईरान में देख रहे हैं। तो आई थिंक ये क्यों आप इतना भेदभाव देख रहे हैं, हम इतनी पार्शियलिटी क्यों? क्या बड़े ऊंचे जो दर पे जो लोग बैठे हैं, उनके घर के जो परिवार की औरतें हैं, क्या वो इस तरीके की फ्रीडम, अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो एक आम घर की महिला के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक ये ऐसा उस देश से ये प्रश्न है जिस देश में ये पक्षपात होता है, उस देश के लिए प्रश्न जहाँ पे औरतों को इस तरीके से समझा जाए कि ऊपर बैठे दबके के औरतों के पास अलग राइट्स हैं और एक आम नागरिक जो एक आम औरत है उसके पास एक अलग राइट्स हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा देश तरक्की कर सकता है? बिल्कुल। क्या ऐसे देश में पार्शियलिटी देख रहे हैं? तो ऐसे देश में, लेकिन हुआ क्या अंत में? आप देखिए, अल्टीमेटली जब उस चीज को वायरल किया गया तो उन्हें ये सबके लिए लागू करना कि आपके पास है, उस चीज का वेट क्यों? और पीछे का अगर हम बात करें तो इसी हिजाब को लेकर कितना विवाद हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को घसीटकर जेल में बंद कर दिया गया, वो महिलाएं। लेकिन अब जब एक मंत्री की बेटी स्लीवलेस पहनी हुई नजर आई, तब जाके इस कानून पर मोहर लगी कि हिजाब अब मान्यता पूर्वक नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप पहने वरना ना पहने। लेकिन भारत में इसको किस तरीके से मुद्दा बनाया जाता है? अगर आप तिलक लगाकर स्कूल जाइए तो फिर कह दिया जाएगा कि तिलक लगाकर मत आइए, धर्म को एक तराजू पे रखकर देखते हैं, स्कूल को और कॉलेज को अलग बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्य राज्यों में हिजाब को मान्यता दे दी जाती है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो भी हिजाब पहनी हुई महिलाएं देख रही हैं और वो भी अगर हिजाब से आजादी चाहती हैं तो उनके पास कानूनी रास्ता क्या बचता है और वो कानून का रास्ता लेकर किस तरीके से आजादी पा सकती हैं? देखिए, ये एक अपना एक धर्म है, जो धर्म को ये फॉलो करते हैं इसलिए पहनते हैं। अगर चाहती है तो देखिए, धर्म के, मैं ये नहीं कहती कि धर्म आपका ये कहता है तो आप ये मत करें। आपका धर्म कहता है आप बिल्कुल करिए, आप पूरा आपका पूरी ड्यूटी है, आप उस चीज को निभाएं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी एक अपनी फंडामेंटल राइट भी है, आपका अपना एक अस्तित्व भी है। आपको लगता है कि आपके पास ऐसा राइट आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, आप जरूर कुछ वहां से एक रिलीफ की उम्मीद अगर कोई कर सकता है तो
ये तो देखिए, ये तो अब बड़े हमारे धर्म गुरु के हाथों में है। मैं तो कह रही हूँ कि जैसे वहां पे हुआ, या भारत में भी जो धर्म गुरु बैठे हैं, जो हम इस धर्म के जो बड़े गुरु हैं, आई थिंक उन्हें भी ये चीज अगर लगता है तो समय पे, अगर उन्हें लगता है कि ऐसे चीजों पे उन्हें बैन हटाना चाहिए तो वो हटा सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि वो बैन नहीं हटा सकते, या किसी वजह से वो चाहते हैं इस धर्म को, ये चीजों को कंपलसरी फॉलो करा जाए, तो उसमें एक आपकी अपनी चॉइस हो जाए कि आपकी चॉइस है तो आप पहने, आपकी चॉइस है तो ना पहने। और अगर आपकी चॉइस नहीं आप रख सकते अपनी बात, तो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल उस चीज को चाहते हैं तो। बिल्कुल। और अभी कुछ दिनों में पहले जब 3 तलाक को लेकर भी बातें छिड़ी थी, जब सरकार ने 3 तलाक को बैन कर दिया गया था, उस वक्त भी देखिए किस तरीके से जो धर्म के ठेकेदार थे वो शुरू हो गए थे, लेकिन वो कहीं से भी अपनी महिलाओं को आजादी नहीं देना चाहते, कहीं से भी उनको सहूलियत नहीं देना देखिए, ये चाहते। सिर्फ ट्रिपल तलाक का मुद्दा ही नहीं रहा, मैं आपको बोलूंगी सुमित्रा जी, ये आप देखिए जो 125 में जो गुजारा भत्ते की मांग जब करी गई, अभी पीछे हम देखेंगे लास्ट ईयर ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे डिवोर्स्ड औरतों को भी, डिवोर्स्ड वुमेन को भी आपको 125 में आपको गुजारा भत्ते की कोर्ट ने दी है कि आप मांग सकते हैं, आप उसमें अपना गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, एक महिला जिसका तलाक हो चुका है उसके बावजूद। तो इस तरीके की अगर आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने निरंतर इतने सालों में, अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में उठा के, निरंतर कोर्ट ने कुछ ना कुछ औरतों के हित के लिए किया है और औरतों के लिए सोचा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी हम देख सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। ठीक है। मौलाना शहाबुद्दीन एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, पानी वानी पी के आए हैं ना? मैं फिर देखिए बदतमीजी करेंगे, मैं फिर आपके ऑफिस के रिक्वेस्ट पे जुड़ा मौलाना हूं। साहब, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पानी वानी की बात, मौलाना साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नौकरी नहीं की है मैंने, मौलाना साहब, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पर मैं आया हूं, आपके ऑफिस के रिक्वेस्ट मौलाना पर साहब, आया मैंने हूं। ही रिक्वेस्ट करवाई है, मैंने ही रिक्वेस्ट करवाई है कि मैंने आपको देखिए, बुलवाया अगर डिबेट ये में। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं छोड़ दूंगा डिबेट। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मौलाना साहब? आपको मैं इसीलिए तो नौकरी बुलाया मैंने नहीं की मौलाना है, साहब। आपकी नौकरी मैंने नहीं की है। अरे मौलाना साहब, हमने नौकरी की आपको बुलाने के लिए। हाँ, तो आप नौकर हैं, आप नौकरी करिए। बिल्कुल मौलाना साहब, लेकिन शब्दों की मर्यादा तो आपको भी रखनी होगी ना मौलाना साहब। हाँ, मैंने आपको गाली नहीं दी है। तो मौलाना साहब, हम गाली गलौज कर रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? आपने अभी क्या कहा? पानी पी करके आए हो? तो मौलाना साहब, सेहत का ध्यान तो रखना पड़ता है मौलाना साहब। आप गुस्सा हो रहे हैं बात बात पर, आप बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं कि पानी पी करके आए हो, ये क्या कहने का मतलब? साहब, आप गुस्सा हो रहे हैं इसीलिए बोला, आप गलत मत लीजिए मुझे, आप अदरवाइज मत लीजिए मौलाना साहब। चलिए डिबेट में लौटते हैं, डिबेट में वापस लौटते हैं मौलाना साहब। नहीं, पहले अपना जुमला वापस लीजिए मौलाना साहब। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, आप ठंडा दिमाग रखिए, आप ठंडा दिमाग रखिए, डिबेट में आगे बढ़ते हैं, आप ठंडा दिमाग रखिए। आप अदरवाइज ले गए, मैं आपसे इस लहजे से पूछ ही नहीं रही थी मौलाना साहब, आप नाराज हो गए। मैं ये पूछ रही हूँ मौलाना साहब कि पानी वानी पी के आए, आपने क्यों कहा मौलाना साहब? किसी के सेहत का ध्यान रखना क्या बुरा होता है? कोई बुरा नहीं है, मगर आपने तंज किया मेरे ऊपर। कैसे आप भी मुझे पूछ लीजिए, आप पानी वानी पीकर बैठी कि नहीं, हम तो बाखुदा जवाब देंगे आपको। क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे जो मेहमान आते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। हालांकि अल्लाह रहमत बरते, आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहे। मौलाना साहब, एक बार डिबेट में वापस लौटते हुए चर्चा इसी पर कि जिस तरीके से मेरा सवाल था, ईरान में बैन कर दिया गया है, और बैन भी इसलिए किया गया है कि जिनको मर्जी हो वो पहने, जिनको मर्जी हो ना पहने। तो क्या हम भारत में ये रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? देखिए, पहले एक मैं बात बताऊं कि मैं दूसरे डिबेटरों की तरह मैं नहीं हूं। मेरा नज़रिया, मेरा मिजाज एकदम बिल्कुल अलग थलग है, और इसलिए मेरी जो है वो आपसे, मेरी और आपसे पहले 4 दिन पहले भी साहब थे, उनसे मेरी जो है नज़रिया मेल नहीं खाया। बहरहाल, मुझे अलग नज़रिए से देखा करें, मैं एक आलिम दीन हूँ। अब बह रही गई हिजाब की बात। हिजाब में ईरान में जो कुछ हुआ, ये रज़ा शाह पहलवी के दौर से ये तहरीक चल रही थी हिजाब के ताल्लुक से। जब रज़ा शाह पहलवी का इख्तिदार ख़त्म हुआ और उसके बाद में मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी का इख्तिदार आया, तो उन्होंने ईरान को एक मजहबी शक्ल दे दी। वहाँ का जो निज़ाम बनाया, आइन बनाया, संविधान, तो उन्होंने एक मजहबी शक्ल दे दी। उसके बाद में फिर ये हमेशा इस तरीके से, चाहे अमीना महसवी की हो या सफ़वी को हो
या पहलवी का दौर हो या कोई भी पीरियड रहा हो, हर दौर में वहां पर हिजाब एक इशू मुद्दा बनता रहा है। और उसकी वजह है यूरोपियन कल्चर, यानी मगरबी तहजीब के दिलदादा होने की वजह से वहां हिजाब के खिलाफ एक माहौल बनता रहा। खैर एक अलग बात है, मगर हमारे हिंदुस्तान में ये जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम के तहत हर आदमी को, हर शख्स को, महिला हो या मर्द हो, इस बात की इजाजत है कि जो चाहे कपड़ा पहने, जो चाहे खाना खाए, जैसा चाहे रहन सहन करे, जैसा चाहे वो कारोबार करे। यह हमारे निज़ाम की खूबसूरती है और हमारे संविधान ने इस बात की हर शख्स को इजाजत दी है कि जो चाहे कपड़ा पहने। अब ये मुमलकती निज़ाम की बात हो गई। अब मैं शरीयत की बात करूं। शरीयत में पर्दे को, हिजाब को जायज करार दिया है और महिलाओं के लिए ये कहा है, यानी कि वो महिला बेपर्दा होकर के बाहर न निकलें, वो घरों की जीनत हैं और घरों में उनको अपने, अगर कारोबार करती हैं तो पर्दे में रह करके कारोबार करें, और अगर कहीं बाजार मार्केट जाती हैं तो पर्दे में रह करके मार्केट जा सकती हैं। मौलाना साहब, सवाल संविधान बड़ा या शरिया? अब देखिए, दोनों का चोली दामन का साथ है। मुमलिकत चलाने के लिए, यानी मुल्क चलाने के लिए संविधान की जरूरत है और मुसलमानों को दिनचर्या गुजारने के लिए शरीयत की जरूरत होती है। शरीयत ने इस तमाम चीजों को बताया है कि कौन सी चीज खाना चाहिए, जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, और शादी ब्याह के रसूमात बताए हैं, तौर तरीके बताए हैं किस तरह शादी ब्याह कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ राजू दास महंत जी हनुमानगढ़ी से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। महंत जी, ईरान में हिजाब को बैन कर दिया गया है, महिलाएं काफी खुश हैं और वो इस बात से खुश है कि अगर हमारी मर्जी होगी तो हम पहनेंगे, वरना किसी के बंधन में आकर, किसी के दबाव में आकर अब हमें नहीं पहनना होगा। अब इसी को लेकर भारत में भी आपने देखा पिछले दिनों हिजाब को लेकर खूब बवाल मचा, खूब इस पर बातें उठी। क्या भारत में हम ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या नहीं? और जो ईरान में हुआ, इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अच्छा हुआ महिलाओं को ये जो आजादी मिली है? मान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जी, अब आवाज आ पाए जी। ठीक है, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। ईरान में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है और कहा गया कि जिनकी मर्जी हो वो पहने, धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए जिनकी मर्जी हो वो ना पहने। तो क्या हम भारत में ये इख्तियार नहीं कर सकते? भारत की महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको क्या हम ये आज़ादी उन तक ये नहीं पहुंचाई जा सकती कि अगर उनकी मर्जी हो तो वो पहने, अन्यथा जैसी उनकी इच्छा? ठीक है, तो राजू दास जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ पा रही। जूही जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी कि मौलाना साहब कह रहे थे कि दोनों का चोली दामन का साथ है, संविधान और शरिया का, और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जो चोली दामन के साथ को बताया जा रहा है, लेकिन संविधान में तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ अपने हिसाब से हम जो मर्जी पहने, जो मर्जी करे, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ आपके राइट्स भी हैं। लेकिन फिर भी तो जो लोग, जो महिलाएं हिजाब या फिर बुर्का नहीं पहनती, उनको खिलाफ भी कई प्रकार की, है ना, फतवा जारी कर दिया जाता है, उनको लेकर कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आती हैं। तो ऐसे में संविधान को लेकर लोग आगे चलेंगे या फिर शरिया को मानेंगे? देखिए, इसमें बहुत ही एक सरल रास्ता अपनाया जा सकता है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात रखें तो उसमें जो पहनेंगे वो भी धर्म को फॉलो करेंगे और जो नहीं पहन रहे हैं अपनी चॉइस की वजह से वो भी धर्म को ही फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पहनता वो धर्म से विपरीत हो जाता है या धर्म के खिलाफ हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक औरत जो पूरे शिद्दत से धर्म को निभाती है, वो सिर्फ एक हिजाब पहनने से आप उसकी जो नियत है उस पे आप नहीं कर सकते। इंसान की नियत उसके विश्वास में होती है, उसके पहनने में नहीं। तो ये है कि अगर आप किसी की नियत पे शक ना रखें या अगर आप उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस रखें, तो मुझे लगता है कि वो उसी धर्म, उसी शिद्दत से उस धर्म को फॉलो करेगी जिस धर्म से वो इस वक्त पहन के फॉलो कर रही है। बिल्कुल। महंत जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी, और जो सवाल मेरा था कि ईरान में महिलाओं को ये आज़ादी दे दी गई, फ्रीडम ऑफ चॉइस की आज़ादी दे दी गई, अगर हम भारत में ये रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये क्या महिलाओं के लिए सहूलियत होगी, जो महिलाएं हिजाब में आजकल अपना पूरा दिन बिताती हैं?
नहीं, देखिए भारत अभी सरकार को तत्काल इस पर ठोस कदम निर्णय लेना चाहिए। भारत में भी महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को भी इस काले टेंट तिरपाल से छुट्टी दिलाना चाहिए। भारत में भी, सनातन में भी हिंदू बेटियों पे तमाम प्रकार के वो था, लेकिन वो कुप्रथा खत्म हुआ। आज इस्लाम में जो ये कुप्रथा है ये भी खत्म होनी चाहिए। देखिए, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भाई, जिस प्रकार से उन बहनों को, उन बेटियों को भी इस प्रकार से एक उसमें गिरफ्त करके रखा गया है, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। रही इस्लाम की बात, तो इस्लाम की नींव मुझको लगता है इतना कमजोर नहीं है कि हिजाब पहनने और हिजाब ना पहनने से इस्लाम कमजोर हो जाएगा। मैं तो निवेदन करूंगा मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इसमें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए जिसकी स्वेच्छा हो उसको पहने, जिसकी स्वेच्छा ना हो ना पहने। इस प्रकार से कट्टरपंथी फरमान जारी नहीं करना चाहिए। तमाम फरमान जारी हो जाता है कि आपको इस प्रकार से सजा दी जाएगी, आपको इस्लाम से बाहर किया जा रहा है, आप इस्लामिक व्यवस्था को नहीं मान रहे हो। मान जी, मौलाना जज साहब से जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, सलमान खान की फैमिली है, चाहे आप हिना खान की बात कर लीजिए, ऐसे कई फैमिलीज हैं, कई ऐसे हमारे एक्टर्स भी हैं जो हिजाब नहीं पहनती, तो क्या वो धर्म का पालन नहीं करती? पर वो भी तो 5 वक्त के नमाजी हैं। देखिए, अभी मोहतरमा जूही जी ने जो बात कही थी कि बगैर बुर्का पहने भी वो मजहब पर अमल कर सकती है, बात उनकी बहुत दुरुस्त है, सही कही उन्होंने बात कि अगर पर्दा करेगी, बुर्का पहनेगी तो वो अपने मजहब के उसूल पर अमल करेगी। और अगर नहीं भी पहनती है, बहुत सारी महिलाएं हैं मुसलमान जो नहीं पहनती हैं, तो वो भी मजहब पर अमल करेंगी। रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, इन तमाम चीजों पर अमल करती हैं। और हमारे मशहूर हिंदू धर्मगुरु राजू दास जी ने जो बात कही, तो आप एक मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा होने के बाद में इस तरीके से किसी मजहब के ऊपर कटाक्ष नहीं किया जाता है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अयोध्या की मशहूर शख्सियत हैं, मगर इस तरीके से इस्लाम पर, मुसलमानों पर कटाक्ष मत करिए जो उसका कोई सबूत ना हो, कोई बुनियाद ना हो। अब रहेगी बात फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनको शरीयत की जानकारी नहीं है, वो सब लोग दुनियादार लोग हैं। दुनिया का इल्म उनके पास में है, पैसे की ख्वाहिश बहुत है, शोहरत की ख्वाहिश बहुत है, तो ये लोग जो है शरीयत की जानकारी नहीं रखते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, उनके ज़ाब्तों के खिलाफ है। बहरहाल मैं उन पर कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूँ। मौलाना साहब, समय की कमी है, बस एक आखिरी में मुझे 10 सेकंड में एक जवाब दे दीजिएगा कि आने वाले समय में अगर महिलाओं को ये आज़ादी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार, जो नीचे तबके की, जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, अपनी इच्छा अनुसार हिजाब पहने या फिर ना पहने, और सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई पहल की जाती है जैसे 3 तलाक को लेकर की गई, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, हाँ या ना? देखिए, मैं तो शरीयत की बात करूंगा। मैं इन तमाम मामलात में, हिजाब के मामले में, अगर ठीक है मौलाना साहब, एक हाँ या ना में जवाब कर दीजिए क्योंकि समय की बहुत कमी है, मुझे बार बार कमांड आ रहा है। बिल्कुल नहीं, समर्थन नहीं करूंगा। ठीक है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब आपका भी, और महंत राजू दास जी आपका भी, और जूही जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर 2 तरीके की बात चलती है। अगर राइट टू फ्रीडम, राइट टू चॉइस की बात होगी तो हाँ मैं साथ हूं, लेकिन अगर सरकार की ओर से ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जहां पर राइट टू फ्रीडम को आगे बढ़ावा दिया जाए तो उस पर आपत्ति जताई जाएगी। अब देखिए, इस चर्चा ये जो है ये अनंत है, इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।